डियर, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है हमारा सेलुलर और फैगोसिटिक बैरियर। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी में हमने स्पेशली पढ़ा था फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। सेकेंड हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि फर्स्ट टाइप लाइन ऑफ डिफेंस में आते थे। अभी आज हमारा टॉपिक है सेलुलर और फैगोसिटिक बैरियर। क्या है सेलुलर और फैगोसिटिक बैरियर? तो जरा ध्यान दीजिएगा, सेलुलर या जो फैगोसिटिक बैरियर उसमें होता क्या है। तो मान लीजिए ये कोई फैगोसिटिक सेल है। क्या है? फैगोसिटिक सेल है। मान लीजिए कि ये WBC ही है। WBC का माना ये न्यूट्रोफिल है। क्या है? स्पेशली WBC का ये न्यूट्रोफिल है। ओके, और सपोज मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो फैगोसिटिक सेल है एक फूड कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ये फूड कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। और इसमें ये बैक्टीरिया जाकर के ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अभी क्या है अगले स्टेप में कि ये जो WBC है इसके अंदर ये जो फूड कप का फॉर्मेशन हुआ है, इसके कारण इस बैक्टीरिया को, ठीक है ना, किसके अंदर बंद किया जाएगा? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बैक्टीरिया है फैगोसोम नाम के एक स्ट्रक्चर में पैक कर दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, और ये है लाइसोसोम। जरा ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम है ये। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि स्पेशली ये जो फैगोसोम है जिसके अंदर बैक्टीरिया बंद है, वो लाइसोसोम से क्या कर जाएगा, जा करके फ्यूज कर जाएगा, और इसके अंदर ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। तो अभी इसको हम बोलेंगे फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम, ठीक है ना। तो क्या हुआ जरा सिंपल समझिएगा, फैगोसोम में बैक्टीरिया को बंद किया गया, ठीक है ना, लेकिन उसमें लाइटिक एंजाइम नहीं थे कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया जा सके। तो फिर ये जो फैगोसोम था वो लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज कर गया, और इसने क्या बनाया, फैगोलाइसोसोम बनाया। फैगोलाइसोसोम के बनते ही क्या होगा, लाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में बैक्टीरिया अपने यूनिट्स में टूट जाएगा, मतलब इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से बैक्टीरिया सेल जो होगा वो फैगोसिटिक सेल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली सेलुलर बैरियर में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे WBCs, ल्यूकोसाइट्स। WBCs ल्यूकोसाइट्स। तो इसकी सबसे खास बात क्या होती है, तो कैपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। यानी इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि जो भी WBCs होते हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा स्क्वीज करके उसके पोर्स के द्वारा कहां, ब्लड वेसल से बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच सकते हैं। इनकी सबसे खास बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे WBCs में पहला पार्ट जिसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रोफिल। जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रोफिल। तो सिंपल समझिएगा, न्यूट्रोफिल जो होता है ये स्पेशली हैविंग 2 to 5 लोब न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो स्पेशली न्यूट्रोफिल की मेरा बच्चा लोग बात करते हैं, तो ऐसे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 से लेकर के 5 तक, 3 4 5 ऐसे 2 से लेकर के 5 तक इसमें न्यूक्लियाई देखने को मिल सकता है। अगली बात कह सकते हो आप न्यूट्रल इन नेचर। स्पेशली ये क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब कि इसको एसिड और बेस दोनों प्रकार के डाई से इसको आप कलर कर सकते, ठीक है ना। तो न्यूट्रल नेचर का होता है, स्पेशली ये पूरे WBCs का 40 से 60% हक होता है। 40 to 60% ऑफ टोटल WBC का ये 40 से 60% तक भाग होता है फैगोसिटिक इन नेचर। ओके, फैगोसिटिक इन नेचर। तो ये फैगोसिटिक नेचर होता है, यानी फैगोलाइसोसोम्स की मदद से क्या करता है, स्पेशली बैक्टीरियाज का या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है जी। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, हाईली मोबाइल इन नेचर। हाईली मोबाइल, ठीक है ना, यानी कि ये ब्लड के साथ क्या है, ब्लड के साथ लगातार दौड़ता रहता है। तो ये क्या है, स्पेशली हाईली मोबाइल इन नेचर होता है। यानी आपने जाना कि WBCs में जो न्यूट्रोफिल होता है ये फैगोसिटिक नेचर क्या होता है, मतलब ये बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हों इनको फैगोलाइसोसोम की हेल्प से क्या करता है, इनको डाइजेस्ट कर देता है। अभी हम लोग WBCs का दूसरा एक पार्ट पढ़ लेते हैं सेलुलर बैरियर में,
इसको एसिडोफिल या इयोसिनोफिल बोलते हैं। एसिडोफिल, एसिड माने एसिड लवर, एसिड फिल माने लवर, यानी ऐसे सेल्स हैं ये जो एसिड लवर होते हैं, ठीक है ना। 1 से 6% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज का ये 1 से 6% तक पार्ट होते हैं। 2 लोब न्यूक्लियस, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें एसिडोफिल्स की, तो मान लो ये एसिडोफिल सेल्स है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो हेडफोन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इनमें 2 लोब न्यूक्लियस होता है, एसिडिक नेचर का होता है, माने कि इसको हम इयोसिन नाम के डाई से कलर करते हैं, एसिडिक डाई से इसको कलर करते हैं। सिंपल सी बात है यार, किसी भी सेल को अगर आपको माइक्रोस्कोप में बढ़िया से देखना होता ना, तो उसको डाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पहले के जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती तो आपको पता ही नहीं चलता था यार कौन हीरो है कौन हीरोइन है, किस कलर का ड्रेस है, किस कलर का कार है। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कलर्ड मूवी आई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हमको सेल को अगर डाई करके आप सेल को देखोगे तो काफी बढ़िया से दिखता है, ठीक है ना। सिक्रीट केमिकल, ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जिससे क्या है, ये पैरासिटिक वर्म या फॉरेन पार्टिकल्स को मारते हैं, और साथ ही साथ ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, यानी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, यानी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रक्ट कर। अब मैं आपको तीसरा बता देता हूं, स्पेशली मोनोसाइट्स, ये भी आपके साइटोकाइन बैरियर में यूज होते हैं, सेलुलर बैरियर में, सॉरी, ठीक है ना। मोनोसाइट्स जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन, जब भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो स्पेशली ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, मेरा बच्चा लोग, ये कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोफेज में। क्या कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोफेज में, ठीक है ना। और माइक्रोफेज में, माइक्रो माने बड़ा वाला, फेज माने ईटर सेल, यानी समझिएगा जैसे पहले के जमाने में रामायण महाभारत में जब लड़ाइयाँ होती थी तो राक्षस लोग पहले साइज छोटी रखते थे, फिर अंतर मंत्र पढ़ते थे, अपनी साइज खूबे बड़ा कर लेते थे जी, और फिर क्या करते थे, मान लो कुंभकर्ण अपनी साइज छोटा रखा, फिर जंतर मंत्र पड़ा, खूब साइज बड़ा कर लिया, फिर क्या किया, एक बार में 100 सैनिकों को उठाया और खा लिया। क्यों, क्योंकि उसकी साइज बड़ी हो चुकी है। तो सिंपल सी मेरे बच्चे यही बात है कि जो मोनोसाइट्स है वो आफ्टर इन्फेक्शन मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, और क्या करता है, फैगोसिटिक इन नेचर या फैगोसिटिक सेल्स, ये स्पेशली क्या है, फैगोसिटिक सेल्स है, फॉरेन पार्टिकल को क्या है, पकड़कर मारकर खाने का काम करता है। ये टोटल डब्ल्यूबीसीज का 2 से 10% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, टोटल डब्ल्यूबीसीज का ये 2 से 10% होता है जी। और लास्ट है आपका लिम्फोसाइट्स, इसी डब्ल्यूबीसीज का 4th पार्ट है आपका लिम्फोसाइट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, लिम्फोसाइट्स ये आपके 20 से 40% तक होते हैं आप टोटल डब्ल्यूबीसी, ये टोटल डब्ल्यूबीसीज के 20 से 40% तक होते हैं जी, टोटल डब्ल्यूबीसीज का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली लिम्फोसाइट्स के भी 2 रूप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो बी लिम्फोसाइट्स है ये आफ्टर इन्फेक्शन कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल 5 प्रकार के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, यानी प्लाज्मा सेल्स। जरा ध्यान दीजिएगा, जो जी एंटीबॉडीज है ये बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज है। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, ये मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाता है। ए एंटीबॉडीज बॉडी के सारे फ्लूइड्स में पाया जाता है, आपके पसीने में, आपके सलाइवा में, इवन माँ के दूध में भी पाया जाता है। एम एंटीबॉडीज जो होता है ये साइज में सबसे बड़ा एंटीबॉडीज होता है, और इसको आप अपाचे दस्ता भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एम एंटीबॉडीज सबसे पहले पहुंचता है। ई एंटीबॉडीज होता है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो डी एंटीबॉडीज है वो स्पेशली दूसरे का हेल्प करने का काम करता है, स्पेशली इन एंटीबॉडीज के बनने में मदद करता है। जबकि बच्चा लोग जो टी लिम्फोसाइट्स है ये 4 प्रकार के लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। टी हेल्पर सेल, ठीक है ना, उसके बाद किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है ना। इसके अलावा सप्रेशर टी सेल, सप्रेशर टी सेल, और लास्ट आता है मेरा बच्चा लोग मेमोरी सेल। क्या आता है, मेमोरी सेल। तो यहां भी जरा ध्यान दीजिएगा, जो टी हेल्पर सेल होता है, ठीक है ना, ये स्पेशली एंटीबॉडीज के बनने में हेल्प करता है। जो किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है ये क्या करता है जी, तो ये स्पेशली दूसरे बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है अपने केमिकल्स की मदद से। सप्रेसर टी सेल क्या है, तो अगर बॉडी के अंदर ढेर सारे अगर एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है, जो अपने ही सेल को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो उनको सप्रेस करने का काम करता है। और लास्ट आता है मेमोरी सेल, जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर अटैक कर रहे हैं उनका जो टॉक्सॉइड पार्टिकल्स है
यानी कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, उसको ये अपने पास रख लेता है और पूरी लाइफ उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में आपकी मदद करता है जी। अब इस सेलुलर बैरियर में बच्चा लोग है आपका इन्फ्लेमेशन, जरा ध्यान दीजिएगा इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। स्पेशली जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, ठीक है ना, और अगर वो आपके सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो जो आपके डैमेज्ड या ब्रोकन सेल्स हैं वो मास्ट सेल को बुलाते हैं। मास्ट सेल एक स्पेशल सेल्स है, मास्ट सेल आता है, ठीक है ना। मास्ट सेल के आने के कारण क्या होता है, ये रिलीज करता है हिस्टामिन नाम का एक केमिकल। क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। इस हिस्टामिन का काम क्या होता है, डायलेट ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जैसे मान लीजिए हाथ का अंगूठा है, ठीक है ना, तो स्पेशली मान लो ये ब्लड वेसल्स है और यहां पर चोट लगी हुई है, तो हिस्टामिन के कारण ये ब्लड वेसल्स थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, ठीक है ना, एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की जो दीवार की परमिएबिलिटी उसको बढ़ा दी जाती है। तो जरा ध्यान देना, जब ब्लड वेसल्स के दीवार की परमिएबिलिटी बढ़ा दी जाएगी तो यहां से स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज बहुत तेजी से क्या होंगे, स्क्वीज होकर के बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो डब्ल्यूबीसी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट होकर के बाहर अगर फैल जाएंगे तो बताइए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, स्वेलिंग, ठीक है ना। तो ये एरिया पूरा स्वेल कर जाएगा क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके ब्लड वेसल से या जो कहां आ चुके हैं, ब्लड वेसल से बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में आ चुके हैं, इसीलिए आपका वो एरिया स्वेल या सूजन कर जाता है। तो पहला आपका प्रॉब्लम आएगा स्वेलिंग। दूसरा प्रॉब्लम मेरा बच्चा लोग आता है इरिथेमा। इरिथेमा, आप बताइए यहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का रफ्तार बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ब्लड के रफ्तार के बढ़ने के कारण यहां का पूरा एरिया आपको इरिथेमा या रेडनेस लाल कलर का दिखाई देगा। तीसरी बात जरा ध्यान दीजिएगा, पेन। एक बात बताओ, अगर यहां का ब्लड वेसल से डायलेट कर रहा है तो डायलेट करने के कारण भी यहां पर क्या होता है, हल्का फुल्का आपको पेन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये सारे प्रॉब्लम देखने को आपको मिलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेमेशन के कारण हुआ क्या कि स्पेशली ब्लड कैपिलरीज से जो भी डब्ल्यूबीसीज हैं वो बाहर उस इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में यानी कि जहां पर बैक्टीरिया पहुंचा वहां पहुंच जाते हैं और उन बैक्टीरिया या वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। अब वो जो स्वेलिंग है उसको घटाते कैसे हैं, तो जब आप गर्म पानी और नमक से सेकते हैं, ठीक है ना, तो इसके कारण वो स्वेलिंग वापस कम हो जाए। इसी इन्फ्लेमेशन में एक छोटा सा टुकड़ा हम और पढ़ेंगे, फीवर। जरा ध्यान दीजिएगा, फीवर के केस में क्या होता है, तो जो भी इन्फेक्टेड सेल होते हैं, इन्फेक्टेड या जो भी ब्रैकेट सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं पाइरोजेन। कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, पाइरोजेन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये पाइरोजेन कहां जाता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है। किसके पास जाता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है और कहता है, ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, और पाइरोजेन हाइपोथैलेमस कहता है कि भैया हाइपोथैलेमस जल्दी से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर फॉरेन अटैक हुआ है, कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर ही आया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुरंत बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, ठीक है ना, तो होता क्या है कि स्पेशली जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक दी जाती है, ठीक है ना। क्या करता है ये, स्पेशली इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल है इनका ग्रोथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और अगली बात क्या है, इंक्रीजेस फैगोसिटिक एक्टिविटी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स हैं या मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जिनको खौआ सेल बोलते हो, बैक्टीरिया वायरस जो भी फॉरेन पार्टिकल्स इनको खाने का काम करते हैं, खाने बोले तो फाइगोलाइसोसोम में पचाने का काम करते हैं, लेक्चर के शुरुआत में मैंने बताया था। तो स्पेशली टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण फॉरेन पार्टिकल की ग्रोथ को रोक दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ग्रो करता है। लेकिन यहाँ क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, इसके कारण उस फॉरेन पार्टिकल की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी और फैगोसिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है मेरे बच्चे, वो तेज हो जाती है। उस फैगोसिटिक एक्टिविटी के फास्ट हो जाने के कारण क्या होता है,
स्पेशली बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको इंगल्फ किया जाने लगता है।